नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि गैस डिस्चार्ज लैंप में लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की बात करते हैं। किसको देखेंगे? गैस डिस्चार्ज लैंप में लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप को पढ़ेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है। मतलब कि अपने जो ट्यूबलाइट की बात करते हैं, प्रदीप्ति नलिका की जो बात करते हैं, उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये रोज काम में लेते हैं अपन। सबसे पहले इसका अध्ययन करने वाले हैं कि रोज काम में आपने देखा कि ट्यूबलाइट घर पे लगा के ट्यूबलाइट, अब वो ट्यूबलाइट कैसे काम करती है, कैसे रोशनी देती है, उसके अंदर क्या होता है और किस प्रकार उसकी कार्य प्रणाली होती है, किसके सिद्धांत पर वो कार्य करती है। समझ रही है बात को? किसके सिद्धांत पर वो कार्य करती है, पूरी बातें देखेंगे, ताकि आपके मन में कभी ऐसा विचार उत्पन्न नहीं हो कि ये ट्यूबलाइट सफेद रोशनी क्यों देती है, पीली रोशनी क्यों नहीं देती, हरी रोशनी क्यों नहीं देती। सब बातें आती है इसके अंदर। तो पूरी बातें पढ़ेंगे, आपको सब संपूर्ण बारीकी से पढ़ेंगे। और दोस्तों, फिर भी आपको समस्या उत्पन्न होती है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और वीडियो को पूरा देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को, किसी प्रकार का पॉइंट ही नहीं छूटेगा तब कि आपके मन में इसके प्रति कोई विचार हो। और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, कोई पूछ लेगा ITI कर रखे सर्किट डायग्राम क्या होगा, आपके मन में जैसे स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम अवश्य पूछा जाता है कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ट्यूबलाइट को कैसे संयोजित करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, कि सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अपने नोट्स में अपडेट करना। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब या लैंप भी बोल सकते हैं इसको। क्या देखेंगे? लैंप हो सकता है, इसको कहेंगे प्रदीप्ति नलिका। प्रदीप्ति नलिका या लैंप होता है, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो, आप लोगों ने सबसे पहले ट्यूब तो देखी होगी, मैं इसकी सबसे पहले आपको संरचना दिखा देता हूं। संरचना में क्या होगा, उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस समझ में। ट्यूबलाइट देखी होगी आप लोगों ने, छोटी सी 2 फुट की आती है, 4 फुट की आती है, अपने घर पे देखते हैं। LED नहीं, ट्यूबलाइट की बात करता हूँ, देखी होगी आप लोगों ने। उसके बारे में बारीकी से अध्ययन करूंगा, आपको सबको समझ में आएगा। सबसे पहले उसकी क्या देखेंगे? संरचना दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो मैं इसकी संरचना के दिखा देता हूँ। ये संरचना आती है। संरचना में क्या होगा देखो, ये अब मान लीजिए एक ट्यूब होगी आपकी, पूरी बातें बताऊंगा। ये ट्यूब है, मान लीजिए आपकी, ये ट्यूब है, लंबी ट्यूब होगी 2 फुट। आपको साइज बताऊंगा कितनी साइज की होती है, लंबाई कितनी होती है, किसके आधार पर लंबाई का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ एक कैप होती है एल्यूमिनियम की, देखा होगा आप लोगों ने, इसके ऊपर चढ़ी होती है कैप। यहाँ कैप होती है, ये कैप होती है यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा, अंदर आप कभी आपने मौका लगा तो देखना साइड से, एक इसके अंदर 2 फिलामेंट होते हैं। क्या होगा, यहाँ 2 फिलामेंट होंगे, यहाँ पे ऐसे फिलामेंट होंगे। पूरी बातें बताऊंगा किसके बने होते हैं, क्यों होते हैं। यहाँ क्या होंगे, 2 फिलामेंट होंगे, ये 2 फिलामेंट लगा दिए, बस और कुछ नहीं था। पहले ट्यूब के बारे में, फिर सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा। सर्किट डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट है, उसके एक्सिलरी सहायक तत्व क्या लगाएंगे वो भी बताऊंगा आप लोगों को। इसके अंदर क्या होगा, अंदर देखो एक तो गैस होती है, मैंने गैस डिस्चार्ज लैंप पहले ही पढ़ा दिया था, उसकी संरचना पढ़ा दी थी, फिर भी दिखा देता हूँ। एक इसके अंदर मरकरी होती है, एक से क्या होगी, मरकरी होगी, गैस होगी, और कुछ नहीं होता। गैस कौन सी होगी आपको लिखा दो, गैस लिख लो, गैस निष्क्रिय गैस होती है। आप कहोगे सर निष्क्रिय गैस में कौन सी होगी, लगभग आर्गन गैस, ये होगी आर्गन गैस आपकी, ठीक है। और मरकरी होगी, मरकरी में मरकरी कितनी होगी, 25 से 30 मिलीग्राम के लगभग मरकरी होती है ये। इसके अंदर गैस कितनी होगी वो आपको क्या बताऊंगा। चलो ये आप लोगों ने देखी होगी, अब मैं इसके नाम लिखा दूं आप लोगों को। ये ट्यूब देखो, ये क्या है, किसकी है, ग्लास ट्यूब है, कांच की ट्यूब, ऐसे मतलब कांच की ट्यूब होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा कांच की ट्यूब है तो पारदर्शी क्यों नहीं हुई, सफेद कैसी है। इसके अंदर देखो, अंदर की परत होती है, ये अंदर की परत है इसकी, ये अंदर की परत, अंदर की परत ये है। फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है, क्या होगा, ये फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होगा। अब आपकी बच गई ये क्या है, फिलामेंट है। ये किसके होंगे, टंगस्टन के होंगे। पूरी बातें लिखूंगा, सब कुछ टंगस्टन के होंगे। इसके ऊपर क्या होगा, टंगस्टन
कि क्यों क्यों लिए। टंगस्टन के वैसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री पर कार्य करता है, और इसका कार्यकारी तापमान क्या होता है, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके अंदर आपको मैंने बता दी ये गैस होती है, और गैस में मरकरी होती है, मरकरी पड़ी होती है, बाकी गैस होती है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या होंगे, ये कैप होंगे, ये क्या होंगी, कैप है इसके ऊपर लगाने की। ये क्या होगी, पिन होगी आपकी सप्लाई देने, दो खूंटे इधर मिलेंगी, दो खूंटे इधर मिलेंगी, कैप होंगे। कैप कौन से होंगे, कैप जैसे कैप होल्डर होते हैं, ये कैप होल्डर मान लेते हैं, कैप होल्डर होते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं ट्यूब के दोनों साइड। और ये इसको कहेंगे बाईपिन, पाइपिन, पाइपिन होते हैं, बाईपिन क्या होंगे, बाई पिन होते हैं, ठीक है। और ये क्या रहेंगे, देखो ये फिलामेंट रहेंगे, इसको कैथोड बोल सकते हैं। ये एनोड भी होते हैं और कैथोड भी होते हैं। ये उनका इलेक्ट्रोड बनेंगे, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है, तो ये कैथोड होते हैं ये इलेक्ट्रोड। अब देखो इसकी मैं संरचना लिखे, आपको मैंने बता दी संरचना। अब इसके बारे में दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है, ट्यूब कैसे होते हैं, ट्यूब के बारे में लिखे सबसे पहले। ट्यूब कैसे होती है, संरचना में लिखेंगे ट्यूब कांच की होती है। वीडियो कुछ लंबा जरूर है, लेकिन आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से पढ़ाऊंगा। ट्यूब कांच की होती है, कांच के ट्यूब के अंदर क्या लिखेंगे, ट्यूब के अंदर क्या होगा, ट्यूब के अंदर की यदि बात की जाए, और अंदर क्या होगा, देखो अंदर की एक तो होता है अंदर की सतह लिख लो, अंदर की सतह पर पहले, सबसे पहले यहां से चलेंगे, ट्यूब के अंदर से धीरे धीरे चलेंगे सतह पर। ट्यूब की अंदर की सतह पर क्या होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है। बोलो होता कि नहीं होता है, इसका कार्य क्या रहेगा, फ्लोरोसेंट पाउडर का कार्य मैं आपको बताया था कि पिछली वीडियो में, गैस इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, गैस के परमाणु से टकराएंगे, कौन सी गैस का निर्माण होगा, कौन सी किरणें निकलेंगी, पराबैंगनी किरणें निकलेंगी। पराबैंगनी किरणें निकलेंगी तो उसमें क्या होगा, ये पराबैंगनी किरणों को प्रकाश किरणों में बदलता है। फ्लोरोसेंट पाउडर में क्या लेंगे, ऐसे मान लो कि यहाँ फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, इसको फास्फोरस का लेपन होता है। काफी बार पूछा था कि फास्फोरस मैग्नीशियम टंगस्टेट भी आता है, और भी नाम आएंगे, अलग अलग रोशनी के लिए होता है। नीली सफेद रंग की रोशनी तो फास्फोरस आता है। फिर भी अलग अलग आपके 6-7 प्रकार के ये फ्लोरोसेंट पाउडर होते हैं, जो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं। आपको हरी रोशनी चाहिए, नीली रोशनी चाहिए, सफेद रोशनी चाहिए, कैसे चाहिए, उसी के प्रकार लेपन में आपको सबका नाम बता दूंगा कि हरी रोशनी जो ट्यूबलाइट देती है उसमें किस प्रकार का लेपन होता है, यहाँ पे कौन से फास्फोरस का या कौन से फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है, आपको लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये होगा कि फास्फोरस का लेपन, इसका कार्य क्या रहेगा, कार्य लिख लो, ये पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें, पैराबैंगनी क्या कहेंगे, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी किरणें लिख लो, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रकाश किरणों में परिवर्तित करता है। ये इसका कार्य रहेगा, इसका किसका, फास्फोरस के लेपन का या फिर फ्लोरोसेंट पाउडर के लेपन का कार्य रहेगा। चलो ये तो थी बात यहाँ पे, आगे धीरे और चले, धीरे धीरे आगे जो ही पूछते जाएंगे। और क्या दिखाई देता है आप लोगों को, और दिखाई देता है इलेक्ट्रोड। गैस के बाद में जाएंगे, दोनों किनारों पर अंदर की ओर क्या लिखेंगे, ट्यूब के दोनों किनारों पर लिख लो, ट्यूब के अंदर तो लिख रहे हैं, ट्यूब के अंदर दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर दो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट लगे होते हैं। ये हैं दो फिलामेंट, ट्यूब के अंदर दोनों किनारों पर दो फिलामेंट लगे होते हैं। अब फिलामेंट बोल दो या फिर कहेंगे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ऐसे मान लो इलेक्ट्रोड कहेंगे, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड के रूप में ही फिलामेंट का प्रयोग, मैंने आपको बताया कि ये कौन सा है। अब कहेंगे सर इलेक्ट्रोड के रूप में फिलामेंट का प्रयोग किया, यहाँ पे क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी, तो यह क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का, किसको, इसको लिख सकते हैं, ये हॉट कैथोड लैंप है कि नहीं है, पहले भी लिखा चुका, ये हॉट कैथोड लैंप है। और ये क्या कहेंगे, गैस डिस्चार्ज लैंप है। हॉट कैथोड में गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। दो बातें आ गई, काफी बार पूछा गया। और उसके बाद में क्या बढ़ गई है, मरकरी बढ़ गई है। मरकरी में तो लो प्रेशर के साथ, बहुत कम प्रेशर के साथ मरकरी है, तो क्या कहेंगे, ये लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, LPMV, लो प्रेशर मरकरी वेपर
मर्करी वेपर लैंप होता है। ये 3 बातें यहाँ पे आ गई। मैंने आपको बताया सर हॉट कैथोड है, गैस डिस्चार्ज है, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है। 3 कंडीशन आ गई यहाँ पे, समझना। अब ये इलेक्ट्रोड होंगे, ये इलेक्ट्रोड हो गए। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें होंगी। यहाँ पे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड तो आप लोगों ने, टंगस्टन का फिलामेंट तो आप लोगों ने उद्दीप्त लैंप में भी प्रयोग किया था, इनकैंडेसेंट लैंप में भी प्रयोग किया था। तो वहाँ उसका टेम्परेचर कितना था? वहाँ उसका टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था वहाँ पे आपको लगा है कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका गलनांक था। 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कार्य का 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करने वाला था, कार्यकारी तापमान था यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं था। तो यहाँ से कुछ इसका तापमान बढ़ाने के लिए 3 बातें आएंगी। तापमान बढ़ाने के लिए, वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए, और थोड़ी सी ऊष्मा पाते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। आपको लिखवा दूं, यहाँ पे इसके ऊपर परत चढ़ाते हैं। किसकी? बोरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। याद रखना बात, इलेक्ट्रोड पर बोरियम या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है आपको लिखवा दूंगा। लिख लो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पे लिख लो फिलामेंट के ऊपर लिख लो, फिलामेंट पर बोरियम या स्ट्रोंशियम की परत चढ़ाई जाती है। चढ़ाई या परत का लेपन किया जाता है। स्ट्रोंशियम की परत चढ़ाई जाती है या परत लेपन किया जाता है। लेपन, 2 बातें आएंगी। परत का लेपन करेंगे, क्यों करेंगे? 3 तथ्य होंगे यहाँ पे। एक तो लिख लो यहाँ पे परत का लेपन क्यों करेंगे, इसके यही लिख लो आगे जाके क्यों करेंगे। क्योंकि लिख लो इलेक्ट्रोड या फिलामेंट, लिख लो फिलामेंट का तापमान बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए एक बात तो आती है, इसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, और तीसरा थोड़ी सी ऊष्मा पाते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। लिख लो इलेक्ट्रोड थोड़ा सा गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इसके लिए 3 चीजें आते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि थोड़ा सा ऊष्मा मिलते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना चाहिए। गैस से इसका आयनीकरण रुक सकता है, इसका ऑक्सीकरण रुक सकता है, और टेम्परेचर बढ़ सकता है इसका, ये चीज आती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। समझ गए आपको बात को। लेकिन गर्म के बाद की टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें गैस का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये थोड़ा सा गर्म होते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, इसलिए इस पर बोरियम की या फिर स्ट्रोंशियम की परत चढ़ाई जाती है, लेपन किया जाता है। एक चीज़ आपकी आ गई। चलो यहाँ तक, अब पहुँचेंगे ट्यूब के अंदर गैस के ऊपर। देखो यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, अब पहुँचेंगे गैस के ऊपर। चलो गैस कौन सी होती है, देखो ट्यूब के अंदर, देखो ट्यूब के अंदर बहुत कम मात्रा में गैस व मरकरी के पारे की बूंद भरी जाती है। ट्यूब के अंदर बहुत कम मात्रा में, आपको प्रेशर लिखवाऊंगा, आपका कितनी भरी जाती है वो लिखूंगा। सबसे पहले पॉइंट आता है ट्यूब के अंदर बहुत कम मात्रा में पारे की बूंद व आर्गन गैस अर्थात निष्क्रिय गैस भरी जाती है। एक ही लिख लेना। चलो अब दिखाता हूँ कितनी भरी जाती है। गैस भर दी आप लोगों ने, कौन सी गैस भरी? आर्गन गैस भर दी। यहाँ पे गैस भर देते हैं। गैस कैसी होगी? आर्गन गैस होगी। यहाँ पे कैसी है? निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस होगी। कार्य क्या होगा ये तो पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, कार्य क्या रहेगा, किस प्रकार कार्य करेगा। ठीक है, अब आर्गन गैस बढ़ दी और साथ साथ में क्या भरा? मरकरी, पारे की, मरकरी को क्या कहेंगे? पारा कहेंगे। मरकरी की बूंद भर दी इसमें, मरकरी की बूंद, एक दो बूंद डाल दी इसके अंदर। इसको कहेंगे पारे की वाष्प, उसको होते पारे की या मरकरी की बूंद या पारे की वाष्प डाल देते हैं इसके अंदर। वेपर, मरकरी के वेपर डाल देते हैं इसके अंदर, वेपर में वाष्प डाल देते हैं। चलो डाल दिया कुछ कम मात्रा, कितनी मात्रा में डालेंगे? अच्छा मान लो मरकरी की बूंद होती है, पारा पूरी कितने डालेंगे? 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक डालते हैं, इतनी डालते हैं बस। 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक इसमें पारे की बूंद डाल देते हैं, पारे की वाष्प डालते हैं। गैस कितनी बढ़ जाती है? वायुमंडलीय दबाव से 2.5 से 3 mm वायुमंडलीय दबाव से इसके अंदर गैस भर जाती है। लिखना वायुमंडलीय आर्गन गैस 2.5 mm से 3.5 mm वायुमंडलीय दबाव से भरी जाती है, अर्थात वायुमंडलीय दबाव का 0.3% होता है। 0.3% दबाव पर भरी जाती है, ऐसे मान लो 0.3% आ गया अभी। समझ गए? ये इसके अंदर गैस भरी जाती है। चलो यहाँ पे बात आ गई। अब देखो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड ट्यूब में विद्युत धारा प्रदान करेंगे। चलो ये ट्यूब के अंदर की बात संपूर्ण हो गई आप लोगों की। बाहर की बात करिए, इलेक्ट्रोड देख पिन है कि? तो क्या लिख सकते हैं?
ट्यूब में विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए ट्यूब के दोनों किनारे पर बाइपिन, क्या है बाइपिन, देखो बाइपिन लगे होते हैं और कैप होल्डर लगे होते हैं, बाइपिन व कैप होल्डर लगे होते हैं। ये तो था आप लोगों का ट्यूब की संरचना, किसकी, फ्लोरेसेंट ट्यूब की संरचना मैंने पूरी करवाई आप लोगों की। यहाँ तक आपको दिक्कत हो बता रहा, अब कार्य कैसे करेगी अब बता देता हूँ धीरे धीरे। अब देखो सिद्धांत क्या है, आप लोगों ने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान होगा क्या कि इस गैस डिस्चार्ज लैंप का सिद्धांत क्या है। ये कौन सा लैंप है, गैस डिस्चार्ज, और उसकी कार्य प्रणाली आपको लोग मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो क्या हुआ, ये पहले इसका सिद्धांत लिख लो, फिर आपको ऑलरेडी समझ चुके हो पहले तो, फिर मैं समझा दूंगा आपको क्या लिखेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे। ये ट्यूब किसके सिद्धांत पर कार्य करेगी, कैसे कार्य करेगी, फिर आपकी वर्किंग दिखाऊंगा आप लोगों को इसके साथ इसकी। क्या लिखेंगे, सिद्धांत की बात करता हूं। देखो सिद्धांत आप लोगों ने पिछला वीडियो देखो तो आपको ध्यान होगा, यदि पिछला वीडियो देखा तो गैस डिस्चार्ज क्रिया के द्वारा, गैस डिस्चार्ज, यहाँ गैस डिस्चार्ज क्रिया होगी, कैसे होगी, तीन क्रिया बताइए। पहले हीट उत्पन्न होगी, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे गैस के एटम से टकराएंगे, पिछले वीडियो देखा होगा आप ध्यान होगा, हीट उत्पन्न होगी क्योंकि ये गर्म होंगे, सर्किट पर होते ही गर्म होते ही गैस, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे गैस के एटम से टकराएंगे, हीट उत्पन्न होगी। हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मतलब कि बाहर जाएंगे, तो गैस के एटम होगी वो क्या होंगे, गैस का एटम उत्तेजित होगा, गैस का एटम जो है गैस का परमाणु उत्तेजित होगा और वो आयनीकृत होगा और पराबैंगनी किरणों का निर्माण होगा। तो सिद्धांत लिख लो, क्या लिखेंगे सिद्धांत में कि गैस की डिस्चार्जिंग क्रिया के द्वारा पराबैंगनी किरणें का फास्फोर लेपन द्वारा प्रकाश उत्पन्न होना, ठीक है ना, फास्फोर लेपन द्वारा प्रकाश उत्पन्न होना इसका सिद्धांत होता है। इस प्रकार से कार्य करेगी, कैसे करेगी, ये इलेक्ट्रॉन होंगे गैस के परमाणु से टकराएंगे, अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा, वैसे टकराएंगे और अपने को प्रकाश मिलेगा, ये इसका सिद्धांत होता है। चलो मैं सर्किट पूरा कर देता हूँ इसका, क्या लिखेंगे, सर्किट पूरा करेंगे इसका। सर्किट में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होगी, क्या क्या व्यवस्था होगी सर्किट में, आप लोग पढ़ चुके हो, सारी बातें बताऊँगा यहाँ पे। सर्किट पूरा करेंगे तो किस प्रकार कार्य करेगी, रोशनी किस प्रकार मिलेगी अपने को। चलो सर्किट पूरा करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं फेज न्यूट्रल ले लेता हूँ, देखो यहाँ से, यानी आप फेज और ये न्यूट्रल लिया। देखो फेज के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे एक चौक, ब्लास्ट होता है, बताऊंगा इसका कार्य क्या है, पूरी बातें बताऊंगा। ये लिया इसको और दोनों ट्यूब के दोनों एक एक पिन पे, चाहे कैसी भी पिन हो, ये लगा देखो फेस न्यूट्रल लगा दे, कुछ नहीं करना आप लोगों को, हार्ड कुछ नहीं है। ट्यूब के दो सिरे होंगे, चार सिरे मिलेंगे आपको, दो इधर दो इधर, दोनों एक सिरे पर बीच में क्या लगाया, चौक लगा देते हैं। बीच में क्या लगा देंगे, चौक लगा दिया। ये चौक को श्रेणी क्रम में लगा के चौक के दो पॉइंट बाहर मिलेंगे आपको, एक पॉइंट पे सीधी लाइट दे देते हैं सप्लाई, और दूसरे पॉइंट से लगा के ट्यूब के किनारे पर जोड़ देते हैं, और न्यूट्रल वाला सीधा यहाँ जोड़ देते हैं। फिर आपके सामने एक समस्या है कि दो पॉइंट खाली बच गए, यहाँ क्या लगाएंगे, स्टार्टर लगा देते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे, एक स्टार्टर लगा देते हैं। स्टार्टर का कार्य भी आपको लिखाऊंगा, प्रकार भी लिखाऊंगा, और यहाँ स्टार्टर के साथ क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा, और एक कैपेसिटर यहाँ लगाते हैं। पूरी बातें बताऊंगा। ये क्या है, C1 है, और ये क्या है, C2 है। ये क्या है, स्टार्टर है। स्टार्टर के दो पॉइंट मिलेंगे आपको, दोनों पॉइंटों के साथ यहाँ संयोजित करना है ये, और ये क्या है, चौक है, बस और कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, इसके अंदर क्या था सब पोते आपको मैं भी लिखवा चुका हूँ। ये तो थे इसकी सर्किट, सर्किट डायग्राम लिख लो, सिद्धांत के बाद में सर्किट डायग्राम, इस प्रकार का सर्किट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, ट्यूब के दोनों किनारों के मध्य, ट्यूब के दोनों किनारों के मध्य दोनों किनारों के मध्य दो कॉन्टेक्टों के बीच, ट्यूब के लिख लो, ट्यूब के दोनों किनारों दो किनारों में दोनों दो कॉन्टेक्ट के बीच स्टार्टर संयोजित किया जाता है। लिख लो पहले, ट्यूब के दो किनारों में दो कॉन्टेक्ट के बीच, एक कॉन्टेक्ट या दो कॉन्टेक्ट के बीच स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। लिख ली। अब बात करेंगे स्टार्टर क्या है। स्टार्टर क्या है, देखो स्टार्टर क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे इसका निर्माण होता है, सारी बातें बताऊंगा। और इसका सिद्धांत क्या है या क्या काम करेगा, ठीक है। स्टार्टर इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, सर्किट को स्विच की तरह ऑन ऑफ करना, मुख्य कार्य लिख लो इसका। स्टार्टर का मुख्य कार्य, इसको हिंदी में कहेंगे प्रवर्तक। सर्किट को मैं पूरा लिख देता हूं, सर्किट को स्विच की भांति ऑन व ऑफ करना, ऑन व भांति बार बार लिख लो, बार बार ऑन व ऑफ करना। कितनी बार कर सकता है, कैसे करेगा कि कितनी बार, एक मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ करता है। एक मिनट में
कितनी बार करेगा? 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर सकता है। ये ऑन ऑफ कर सकता है, ऑन व ऑफ कर सकता है। ठीक है, ये तो था इसका स्टार्टर का कार्य। और क्या है इसका कार्य और दिखा देते कि ये तो था एक स्टार्टर का मेन मुख्य कार्य। अब ट्यूब में क्या कार्य करता है अपने इस सर्किट में, इसका कार्य क्या है? कार्य की बात करें, सर्किट में क्या कार्य, वर्क क्या है, सर्किट में क्या कार्य करेगा? देखो यहाँ पे सर्किट में लगाए तो क्या करेगा? ये सर्किट को बार बार ऑन ऑफ करेगा, सर्किट को जोड़ेगा तोड़ेगा, जोड़ेगा तोड़ेगा, ये करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड का सर्किट पूरा करता है। सबसे पहले क्या करेगा? इलेक्ट्रोड का सर्किट पूरा करेगा। सर्किट देखो यहाँ से सप्लाई जा रही है, सोचना मेरी बात को, यहाँ से गई, यहाँ से होती हुई यहाँ गई, ये दोनों देखो अलग अलग है, कैपेसिटर को छोड़ के यहाँ दोनों अलग अलग है। सर्किट पूरा नहीं हुआ, सर्किट ओपन है, चाहे क्या ट्यूबलाइट काम करेगी? नहीं करेगी। ये क्या करेगा? सर्किट ये पत्ती इसके साथ टच हो गया, यहाँ पे टच हो गई, सर्किट पूरा होगा, सो पूरा होते ही सर्किट को तोड़ देगा। क्यों करेगी? दो धातु पत्तियां गर्म होकर काम करेंगी। तो ये सर्किट को फिर ये पत्ती मिलेगी, फिर हटेगी, फिर मिलेगी, फिर हटेगी, सर्किट पूरा होगा, फिर सर्किट ऑन होगा, फिर सर्किट ऑफ होगा, सर्किट ऑन होगा, सर्किट ऑफ होगा। तो सबसे पहले इसका कार्य क्या? सबसे पहले लिखो, सबसे पहले करता क्या है? सबसे पहले क्या करेगा ये? इस अपने सर्किट में इलेक्ट्रोड का सर्किट पूरा करता है। ये इलेक्ट्रोड है ना, चाहे फिलामेंट मान लो चाहे इलेक्ट्रोड मान लो, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोड का सर्किट पूरा करता है। सर्किट में परिपथ पूर्ण करता है, इसका सबसे पहला मुख्य कार्य। उसके बाद क्या होगा? देखो वोल्टेज, अब उसके बाद क्या होगा? ये सर्किट को पूरा करेगा, यहाँ से हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा, सर्किट पूरा करते ही हाई वोल्टेज उत्पन्न होंगे यहाँ पे। फिर ये गैस ये गर्म होंगे, तो वोल्टेज को स्पंद करता है, स्पंदी वोल्टेज को लिमिट करता है। ऐसे मान लो वोल्टेज को कम करने के लिए प्रज्वलन की भांति कार्य करता है। ठीक है ना? लिख लो आगे, यहाँ से वोल्टेज जाएगा, लिख लो दूसरा कार्य होगा वोल्टेज को स्पंद करने के लिए, वोल्टेज को स्पंद करने के लिए और धारा को वोल्टेज को स्पंद करने के लिए क्या करेगा? ये प्रज्वलक की भांति कार्य करेगा। प्रज्वलक की भांति, इग्निटर बोलते हैं जिसको, इग्निटर की भांति कार्य करता है। ये कार्य करता है, दो कार्य रहेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, और जब वोल्टेज स्पंदी वोल्टेज में धारा वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, सर्किट यहाँ से पूर्ण हो जाएगा तो ये ऑफ रहेगा, यहाँ से सर्किट धारा प्रवाहित नहीं होगी। आपको बताऊंगा कैसे नहीं होगी, और वोल्टेज आपको 110 वोल्टेज मिल जाएंगे। ये तो इसका मुख्य कार्य होगी। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो ये 2 प्रकार के होंगे। आपको कैसे होंगे? स्टार्टर के टाइप्स 2 होंगे। ये एक तो होगा ग्लो टाइप, ग्लो प्रकार का होगा, और एक होगा थर्मल टाइप। ये कितने होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्लो टाइप होता है, चाहे कोई भी लगा दे, यहाँ पे ज्यादातर कौन से प्रयोग होंगे? ग्लो टाइप होते हैं। ग्लो प्रकार का होता है एक तो, और एक होता है थर्मल प्रकार का। 2 प्रकार के होते हैं, थर्मल प्रकार का होता है। 2 प्रकार के स्टार्टर रहेंगे यहाँ पे। दोनों की प्रोसेस बताता हूँ, दोनों के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। ग्लो टाइप कैसा होगा, थर्मल टाइप कैसा होगा। देखो ग्लो टाइप में क्या होगा? 2 द्विधात्विक पत्तियां होंगी। मैं आपको उसका सर्किट दिखा देता हूँ। ग्लो टाइप का मैं कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कि कैसा होता है। जैसे ये एक ट्यूब होती है कांच की, क्या रखेंगे? एक कांच की ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा होता है ऊपर से ऐसा। यहाँ 2 पत्तियां रहेंगी, एक पत्ती ये रहेगी, 2 द्विधात्विक पत्तियां रहेंगी। समझने मेरी बात को, ठीक है ना? और ये आपका इलेक्ट्रोड ऐसा मिलेगा आप लोगों को, ये इलेक्ट्रोड मिल जाएगा, और एक इलेक्ट्रोड आपका इसमें ये स्टड मिल जाएंगे आपको 2। एक का संयोजन यहाँ होगा और एक का संयोजन यहाँ होगा, और यहाँ इसको थर्मल से बंद करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड बाहर मिल जाएंगे, थर्मल से बंद कर देंगे। वैसे ये तो क्या थर्मल ट्यूब होगी। स्टीम ग्लास स्टीम ग्लास होता है, क्योंकि इसको बंद करेंगे, इसमें गैस करेंगे। गैस कौन सी होगी? इसमें हीलियम होगी और हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी? नियोन गैस होती है इसके अंदर, नियोन होती है। अन्यथा दूसरी गैस भी आती है इसके अंदर, हीलियम आती है और हाइड्रोजन गैस आती है। थर्मल टाइप रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगी, और ये रहेगा तो नियोन गैस रहेगी। नियोन लैंप एक प्रकार का ही नियोन होती है, हाइड्रोजन ये होती है। चलो यहाँ ये 2 क्या है? द्विधात्विक पत्तियां हैं। ऐसा इसका सर्किट होता है अंदर से, और यहाँ इसका लैंप होता है वो देखा। और इसके दोनों जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंटों के बीच में एक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर लगाने का मुख्य उद्देश्य बताऊँ, ये इसमें ग्लो टाइप का ऐसा होता है। तो ग्लो टाइप का डायग्राम तो ये बना लो। ये द्विधात्विक पत्तियां हैं, द्विधात्विक पत्तियां हैं, द्विधात्विक
पत्ती ही स्टीम है। ये क्या है, ग्लास की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब होती है, ऐसा होता है। ये स्टीम ट्यूब है, यहाँ से इसको गैस भरेंगे फिर इसको स्टीम से बंद कर देंगे, ऐसा होता है सिस्टम। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, कौन से में, ग्लो टाइप वाले में। इसका वर्गीकरण करें, इसमें लिख सकते हैं, इसमें 2 द्विधात्विक पत्तियां लो प्रेशर पर, ठीक है ना, 2 द्विधात्विक पत्तियां लो प्रेशर पर हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस मिश्रित गैस की छोटी कांच की ट्यूब में बंद होते हैं, रखकर बनाया जाता है। इसमें लिखो 2 बायोमेट्रिक स्ट्रिप द्विधात्विक पत्तियों को लो प्रेशर के साथ हीलियम हाइड्रोजन गैस के मिश्रण के साथ एक कांच की ट्यूब में रखकर बनाया जाता है। अब देखो सर्किट में इसको पूरा करेंगे, सर्किट में इसको लगाएंगे। अब ये पत्ती देखो, ये गर्म होंगी, पत्ती फैलेंगी, आपस में टच होंगी, पत्ती गर्म होकर यहाँ से सर्किट पूरा होगा तो गैस देखो इन दोनों के बीच में क्या है, गैस है। गैस क्या है, निष्क्रिय गैस, क्रिया तो करेंगे लेकिन सर्किट गैस के द्वारा पूरा होगा। अब कहेंगे सर्किट गैस तो यहाँ भी है, देखो इसके बीच में गैप ज़्यादा है, इसके बीच में गैप कम है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देखो दोनों ही निष्क्रिय गैस हैं। यहाँ पे की स्टार्टर में 2 पत्तियों के बीच, 2 द्विधात्विक पत्तियों के बीच 2 बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोलते हैं, द्विधात्विक पत्तियों के बीच गैप है, पत्तियों के बीच गैप कम होने के कारण सर्किट पहले पूर्ण होता है, क्योंकि गैस इसके भी अंदर में 2 इलेक्ट्रोड, ये भी यहाँ पे तो देखो ये है और ये भी है, मैंने लिखा दिया ना कि यहाँ गैप कब, देखो इतना सा गैप है, यहाँ गैप ज़्यादा है, इसलिए सर्किट पहले इसका पूरा नहीं, इसका पूरा होगा। समझ गए आपको, मैंने ये आपको बात पहले लिखा, किस तरह को पूछोगे कि गैस तो यहाँ पे थी, सर्किट ये क्यों पूरा हुआ, ये क्यों नहीं पूरा हुआ, सर्किट यहाँ पूरा होगा। सर्किट गैस के द्वारा सर्किट पर पत्ती गर्म होंगी, वही प्रक्रिया यहाँ पे लगेगी, गैस डिस्चार्ज वाली प्रक्रिया यहाँ पे लगेगी। पहले क्या होगी, पत्ती गर्म होगी, फैलेंगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन टकराएंगे, फिर गैस डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ये देखो ये पत्ती इसके साथ टकराएगी, टकराते यहाँ पे क्या होगा, ये गर्म होने शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कब गर्म होंगे, जब सर्किट पूरा होगा। इलेक्ट्रोड कब गर्म होंगे, जब सर्किट पूरा होगा। तो इसका काम था कि इस पत्तियों के द्वारा सर्किट को पूरा करना, ठीक है। द्विधात्विक पत्तियों के बीच में स्पार्किंग होगी, देखो पत्ती टच होंगी, आपस में जाएंगे, टच होंगी, आपस में जाएंगी, स्पार्किंग होगी। इस स्पार्किंग से क्या होगा, देखो इस स्पार्किंग से क्या होगा, रेडियो में व्यवधान, रेडियो चलता है, रेडियो में चरचराहट की आवाज़ आती है। ट्यूबलाइट जलाते हैं, यदि चरचराहट की आवाज़ आती है तो ऐसे मतलब स्टार्टर में मिस्टेक होगी। ट्यूबलाइट जलाने के बाद नहीं आएगी, लेकिन इसको फिर रेडियो व्यवधान होता है, रेडियो में व्यवधान होता है, रेडिएशन होते हैं, उसमें व्यवधान होता है, जिसमें रेडियो में चरचराहट की आवाज़ आएगा। आप समझोगे कि अब रेडियो चरचराहट क्यों कर रहा है, लाइट आती है, रेडियो चरचराहट करता है वहाँ पे। तो उसका मतलब होगा कि यहाँ ये 2 पत्तियां टकराते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो रेडियो में व्यवधान होता है। रेडियो में लिख सकते हैं द्विधात्विक पत्तियों के बीच स्पार्किंग को कम करने के लिए, यहाँ स्पार्किंग न हो इसके लिए, द्विधात्विक पत्तियों में स्पार्किंग को कम करने के लिए, रेडियो व्यवधान को कम करने के लिए स्टार्टर के समानांतर में एक कैपेसिटर संयोजित किया जाता है। लिख लेना इस कैपेसिटर का संयोजन क्यों होता है। कोई पावर फैक्टर नहीं सुधारता है आपको, किसी कोई पावर फैक्टर का प्रयोग कर मतलब सुधार करता नहीं। पत्तियों के बीच स्पार्किंग कम करने के लिए और रेडियो में व्यवधान को कम करने के लिए स्टार्टर के समानांतर में एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर कितने का होगा, लगभग यहाँ पे होगा तो ऐसे मान लो कि 0.006 माइक्रोफेरेड का होगा, ठीक है ना, 0.6 माइक्रोफेरेड का होगा यहाँ पे, ऐसे मान लो इतना होता है। देखो और क्या बच गया, और बच गई चौक। चौक के बारे में लिख लो थोड़ा सा, आप पूरी बातें बताऊंगा आप लोगों को, चौक के बारे में और लिख लो। क्या लिखेंगे, चौक क्या है, इसको देखो, चौक को ब्लास्ट क्यों कहते हैं। चौक के बारे में देखिए, चौक क्या, देखो एक प्रकार का हाई रिएक्टेंस वाला, ऐसे मान लो कि बनाएंगे कैसे, चौक एक प्रकार का इंडक्टेंस होता है, ऐसे इंडक्टर होता है, ऐसे मान लो ये क्या लिखेंगे, इंडक्टर होता है, इंडक्टर होता है। चौक क्या है, एक प्रकार का इंडक्टर है। कैसा इंडक्टर है, ठीक है ना। और कैसे बनाएंगे, ऐसे लिख लो इसको, लेमिनेटेड आयरन कोर लिख लो, लेमिनेटेड आयरन कोर पर सुपर एनामिल कॉपर वायर की, पतले कॉपर वायर की, लिख लो इसको कैसे बनाएंगे। चौक को बनाने का काम लिख लो कि लेमिनेटेड आयरन कोर पर सुपर एनामिल पतले कॉपर वायर को लपेट कर बना जाता है। सुपर एनामिल पतले कॉपर वायर को अधिक टर्नों के साथ लपेट इसको बनाया जाता है। तो पतला तार लिया आप लोगों ने और अधिक टर्न लिया आप लोगों ने, तो क्या कर सकते हैं, ये हाई रिएक्टेंस वाला इंडक्टर हो गया। क्या होगा, इंडक्टर कैसा है, हाई रिएक्टेंस वाला है।
हाई रिएक्टेंस वाला, उच्च प्रेरकत्व वाला, हिंदी में कहेंगे उच्च प्रेरकत्व वाला इंडक्टर हो गया। पूछा जाएगा चोक क्या है, एक प्रकार का इंडक्टर है। ब्लास्ट क्यों कहेंगे वो बताऊंगा। और कैसा है, हाई रिएक्टेंस वाला है। क्यों है, क्योंकि पतले तार की अधिक टनों को एनामेल एक लेमिनेटेड कोर पर रखकर बनाया गया है। इसको किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। चोक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर करता है कि अपना आप ही वोल्टेज बनाएगा। ये तो था इसका सिद्धांत, इन सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य करता है। अब ये ट्यूब को प्रचालित कैसे करता है, देखो आगे समझो। इसका कार्य क्या रहेगा कि शुरुआती अवस्था में, अब शुरुआती अवस्था में क्या करेगा, ये वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाएगा। लिख लो इसके बारे में। ट्यूब को प्रचालित करने के लिए, ट्यूब को प्रचालित करने के लिए क्या करेगा, आपूर्ति सप्लाई वोल्टेज को, ट्यूब को पहले लिख लो, फिर इसकी वर्किंग दिखाऊंगा। चोक का कार्य क्या है, ट्यूब को प्रचालित करने के लिए क्या करता है ये शुरुआती अवस्था में सप्लाई वोल्टेज को 4 गुना, लगभग कितना है, 4 गुना वोल्टेज कितना मिलता है अपने को, लगभग मिलता है अपने को, मैक्सिमम वोल्टेज में 250 वोल्टेज होता है, तो 4 गुना 1000 वोल्टेज के लगभग 1000 वोल्टेज 4 गुना बढ़ा देता है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण 4 गुना वोल्टेज ज़्यादा देगा। यहाँ 250 वोल्टेज दिए हैं तो लगभग 1000 वोल्टेज ट्यूबलाइट को प्रदान करेगा ये, ठीक है ना। कितना ट्यूबलाइट बढ़ा के किसको देता है, ट्यूबलाइट को देता है। उसके बाद में ट्यूबलाइट प्रचालित होने के बाद क्या होगा, लिख लो। ट्यूब प्रचालित होने के बाद की बात करें, ये वोल्टेज ड्रॉप करके ट्यूब को 110 से 125 वोल्टेज प्रदान करता है, 25 वोल्टेज प्रदान करता है। और प्रश्न आया कितना वोल्टेज, दोनों में से नाम आए तो 110 वोल्टेज प्रदान करता है। याद रखना, दोनों में से नाम पूछ लिया जाए कि कौन सा सही, 110 से 125 करता है तो कौन सा कहता है, 110 वोल्टेज प्रदान करता है। अब देखो 2 काम हो गए, शुरुआती अवस्था में वोल्टेज को बढ़ाना और फिर वोल्टेज को घटाना। ट्यूब प्रचालित होने के बाद वोल्टेज को घटाना, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, इसलिए इसको ब्लास्ट कहते हैं। इसीलिए लिख लो, इसीलिए इसे ब्लास्ट कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं। ये इसलिए करता है कि पूछे ब्लास्ट क्यों कहेंगे कि शुरुआती अवस्था में 4 गुना वोल्टेज बढ़ाता है और लास्ट में लगभग आधा वोल्टेज कम कर देता है, सप्लाई वोल्टेज को, ठीक है। अब देखो एक ये पूरा वर्किंग लिखा है आपको, अभी इसकी कार्य पर लिखाऊंगा। ये कैपेसिटर बच गया, इसके बारे में लिखेंगे कि पावर फैक्टर, ये इंडक्टर क्या करता है, सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग करता है। लिख लो, ये इंडक्टर या चोक सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग करता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए, लिख लो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए, सर्किट के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सप्लाई के समानांतर में या ब्लास्ट के समानांतर में, लिख लो, यहाँ ब्लास्ट के समानांतर में लिख सकते हैं। ब्लास्ट के समानांतर मान लो क्या लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ब्लास्ट के समानांतर में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। अब जैसे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें होती हैं, वहाँ पे कैपेसिटर का मान कितना रहेगा, देखो कैपेसिटर वैसे लगाते हैं ये 4 माइक्रोफैरड का, 4 माइक्रोफैरड 400 वोल्टेज का लगाते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में जो ट्यूबलाइट होते हैं 4 माइक्रोफैरड 400 वोल्टेज का कैपेसिटर लगभग लगाया जाता है। ये तो है इसका बात है, इसकी पूरी संरचना आपको लिखाई है मैंने आप लोगों को। फिर भी किसी प्रकार की समस्या तो मेरे को बताना, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट को लिखाता हूँ, ट्यूबलाइट की वर्किंग के बारे में दिखा देता हूँ कि कैसे कार्य करती है। अब देखेंगे इसकी वर्किंग। अब इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे। चलो सप्लाई से संयोजित करते हैं। धारा यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ आती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ पे आके रुकती है, क्योंकि ये द्विधात्विक पत्तियाँ अलग हैं। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, जब इस ट्यूब को वर्किंग में सप्लाई से संयोजित किया जाता है, जब इस ट्यूब को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो चोक अपने हाई रिएक्टेंस के, इसमें क्या मैंने आपको बताया कि चोक क्या है, हाई रिएक्टेंस है, उच्च प्रेरकत्व है, क्या होता है, तो चोक अपने हाई रिएक्टेंस के कारण
हाई रिएक्टेंस होगा कि नहीं होगा, तो लिमिट धारा हाई कम, देखो हाई रिएक्टेंस का मतलब क्या है, अक्षी का मान उच्च है। हाई रिएक्टेंस की रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है। हाई रिएक्टेंस के कारण क्या होगा, देखो रिएक्टेंस को अक्षय दर्शाते सकते हैं, किसका है, अक्षी, क्योंकि उच्च अक्षी है, हाई अक्षी है। और अक्षी क्या होगा, जहां आई बराबर होता है V अपॉन अक्षी, ये इसका मान ज्यादा है तो धारा का मान कम है, तो धारा बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, चौक अपनी हाई रिएक्टेंस के कारण, चौक अपने हाई रिएक्टेंस के कारण सर्किट को कम मान की विद्युत धारा प्रदान करता है। बहुत लिख लो, हाई रिएक्टेंस के कारण, हाई रिएक्टेंस के कारण सर्किट को कम मान की विद्युत धारा प्रदान करता है। बोलो कम मान की, बिल्कुल बारीकी, बहुत कम मान की विद्युत धारा जाएगी। कम मान की विद्युत धारा जाएगी तो देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने वाला नहीं है, तो सर्किट यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा, और इनके बीच में गैप कम है, ऑलरेडी पहले लुका चुका हूँ, गैप कम है, तो यहाँ गैस डिस्चार्ज होगी और सर्किट, इसलिए ऐसे मालूम कि स्टार्टर ऑन होगा। क्या लिखेंगे, स्टार्टर ऑन होगा। ऑन कब होगा, ये 32 के साथ टकराएगी, ये 32 के साथ टकराएगी, ऑन होगा, हो गया ऑन। अब देखो क्या कंडीशन आएगी बाद में, ट्यूब के दोनों फिलामेंट हैं, ऑन होते क्या होगी, ये ऑन होगा, ट्यूब की इतनी फास्ट प्रक्रिया होती है, ये ऑन होते ही ट्यूब के दोनों फिलामेंट गर्म होंगे। देख लो, ये ऑन होगा, ट्यूब के दोनों फिलामेंट गर्म होंगे, ठीक है। गर्म होंगे तो क्या होगा, यहाँ टंगस्टन का था ही, यहाँ लिख लो, दोनों फिलामेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट हीट गर्म होते हैं, गर्म होना शुरू हो जाएंगे, शुरू होंगे तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी, हीट में ऊष्मा उत्पन्न होगी। बोल अब इसके ट्यूब के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये फिर तो ये पत्ती गर्म हो जाएगी, फिर छोड़ेगी, फिर छोड़ते ही अब देखो ट्यूब हमारी ऊष्मा गर्म होगी तो क्या होगा, ये जो ही सर्किट पूरा होता है, जो ही सर्किट पूरा होता है इस ट्यूब के दौरान, तो हाई वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सर्किट पूरा हुआ, हाई रिएक्टेंस के कारण सर्किट पूरा हुआ, वोल्टेज अप जाएंगे। तो लिख सकते हैं, देखो लिख लो, इस दौरान एक काम है, इस दौरान चौक उच्च वोल्टेज प्रदान करता है, धारा को कम करता है और वोल्टेज को उच्च करता है, धारा को कम करते वोल्टेज को उच्च कर दिया। अब यहाँ से देखो, ये सर्किट पूरा हुआ, सर्किट पूरा होता है, ये गर्म होंगे, गर्म होंगे तो क्या होंगे, गर्म होने के बाद कंडीशन क्या होगी वो लिखो, लिख लो हीट से, लिख लो हीट, आगे लिखो हीट से गैस एटम उत्तेजित होता है। मैंने तीन प्रक्रिया बताई थी, हीट उत्पन्न होगी, गैस एटम उत्तेजित होगा और आयनीकृत होगा। लिख लो हीट से गैस एटम, गैस का परमाणु उत्तेजित होता है और गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। लिख लो गैस का परमाणु उत्तेजित होता है, गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से और यहाँ गैस के परमाणु से टकराएंगे तो अल्ट्रावायलेट किरण का निर्माण होगा। और ये मरकरी पड़ी है, देखो मरकरी को थोड़ी सी ऊष्मा मिलते ही क्या होगी, मरकरी के थोड़ी सी ऊष्मा मिलते ही मरकरी के वो वाष्प में बदल जाएगी। तो तीन क्रिया होंगी यहाँ पे, मरकरी के परमाणु, गैस के परमाणु और ये इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा। लिख लो यहाँ पे अगली कंडीशन क्या आएगी, अगली कंडीशन ये आएगी कि गर्म होने से गैस के जो एटम है वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, गैस के एटम उत्तेजित होंगे, गैस आयनाइज्ड हो जाएगी और गैस का रेजिस्टेंस घट जाएगा। लिख लो आगे कंडीशन में, हीट से गैस उत्तेजित होगी, गैस का परमाणु उत्तेजित होगा, गैस आयनाइज्ड होगी और गैस का रेजिस्टेंस घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा यहाँ से, और सर्किट उस दौरान ये सर्किट ऑफ हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सर्किट यहाँ से पूरा हुआ। तो लिख लो उसके बाद ट्यूब के अंदर से सर्किट पूरा हो जाता है, समझ गए, क्योंकि ये यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न की गैस पूरी, क्योंकि आर्गन गैस क्या थी, गर्म होते ही उत्तेजित होती है तो सर्किट यहाँ से पूरा होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और ये सर्किट ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा ऐसे, ये कार्य नहीं करेगा। लेकिन सर्किट ट्यूब के अंदर से पूरा होगा और यहाँ से लिख लो पराबैंगनी किरणों का निर्माण होगा। पराबैंगनी किरणें कहाँ जाएंगी, पराबैंगनी किरणें निकलेंगी और इस फास्फोरस के लेपन के पास जाएंगी। पराबैंगनी किससे टकराएंगी, फास्फोरस के लेपन से टकराएंगी और अपने को दृश्य प्रकाश किरणें प्राप्त हो जाती हैं। तो बाहर क्या मिल जाएंगी, प्रकाश किरणें मिल जाएंगी, अपने को प्रकाश किरणें मिल जाएंगी। इस दौरान क्या होगा, सर्किट जो ही अंदर से पूरा होता है तो चौक अपने, लिख लो सर्किट ट्यूब के अंदर से पूरा होने के बाद
चोक अपने हाई रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है। चोक अपने हाई रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है और ट्यूब को 110 वोल्टेज प्रदान करता है। ट्यूब को 110 वोल्टेज प्रदान करता है और ट्यूब आसानी से कार्य करती रहती है। ये तो था इसमें गैस डिस्चार्ज, ठीक है, ये तो था इसमें गैस डिस्चार्ज। अब आपको ये देखना जरूरी है, देखो वो बाद में लिखूंगा, अगले वीडियो में दिखा देंगे कि ये फास्फोरस का लेपन हरे रंग का प्रकाश कब देता है, पीले रंग का कब देता है, सफेद रंग का कब देता है, क्योंकि ये गैस डिस्चार्ज लैंप सारी इस सिद्धांत पर कार्य करेंगे। तो लास्ट में लिखवा दूंगा आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ट्यूब के साइज क्या रखेंगे, ट्यूब की, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, मैंने वर्किंग लिखवा दी इसकी। साइज, इसका मानक साइज क्या रहेगा, तो साइज की बात कर लें यहाँ पे। साइज में देखेंगे दो चीज आएंगे आपके सामने, क्या आएंगे, एक तो आएगी वाट और प्लस लंबाई, वाट आएगी और लेंथ आएगी, दो चीज आएंगी, वाट और लेंथ आएगी इसकी। तो वाट में लिखो, पहले 10 वाट आएगी, 20 वाट की आती है, 40 वाट की आती है और 80 वाट की आती है। लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई देखो, लंबाई में आप लिखेंगे यहाँ पे कि 10 वाट की ट्यूबलाइट की लंबाई 30 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब 1 फीट, 1 फीट। फिर इसके 60 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब 2 फुट रहेगी, 2 फुट। फिर इसकी 40 वाट की 120 40 वाट की लंबाई 120 सेंटीमीटर आएगी, लगभग 4 फीट। फुट पे पूछा जाए तो 4 फुट, सेंटीमीटर पूछा जाए 120 सेंटीमीटर। और 80 वाट की करेंगे तो 120-150 सेंटीमीटर आती है, लगभग 5 फुट के करीब आती है, 5 फुट 80 वाट की 5 फुट के करीब आती है। और वोल्टेज, ये वोल्टेज आते हैं 240 वोल्टेज में आती है। ये इसकी मानक साइज और उनकी वाटेज क्षमता थी इसकी। ये तो थी इसकी मानक साइज। वर्किंग देखी। अब आपको दिखाता हूं मैं कुछ इस प्रकार के तथ्य कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है, जैसे कि कितने घंटे कार्य करती है, ऑन ऑफ इसकी लाइफ कैसे घटती है, लाइफ पर कौन प्रभाव डालता है, इसका पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर कैसे सुधारते हैं, ये बातें आपको बता देता हूँ। तो कुछ स्पेशल बातें बच्चों की ट्यूबलाइट के बारे में वो लिख लो, वो लिखवा देता हूँ आपको मैं, नोट लगा के लिख लो। कुछ 4-5 बातें मिलेंगी आप लोगों को, नोट लगा लो यहाँ पे जो एग्जाम में रहेंगे। सबसे पहले इसकी लाइफ की बात करता हूँ। लाइफ आयु की, कितनी आयु कितनी देर तक कार्य करी है, 7,500 कार्य घंटे। कार्य घंटे का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने आज ट्यूबलाइट को 1 घंटे चलाया, तो 1 घंटे आज, कल 2 घंटे चलाया तो 3 घंटे जुड़ गई। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में 2 दिन में 48 घंटे हो गए, 48 घंटे जुड़ेंगे, नहीं। आज 1 घंटे, कल 2 घंटे, परसों 3 घंटे, तो 3 दिन का मिला के कितना होगा, 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटे कार्य घंटे मानेंगे। इस प्रकार ये ट्यूबलाइट 7,500 कार्य घंटे। वैसे तो इसका लाइफ होती है 5,000 से 10,000 तक की होती है, 10,000 कार्य घंटे होती है, लेकिन औसत में देखा जाए तो 7,500 घंटे आती है, यही माना जाता है। 7,500 घंटे तक कार्य करती है। और यदि आपको रनिंग में पूछा जाए तो 5,000 से 10,000 कार्य घंटे तक कार्य करती है। अब इसकी लाइफ कैसे घटती है और किस प्रकार इसकी लाइफ को प्रभावित करने वाले तथ्य होते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ कैसे घटेगी, जैसे इसकी 240 वोल्टेज की ये ट्यूबलाइट है, समझ मेरी बात को। अब लाइफ को प्रभावित कौन करेगा, सबसे पहले वोल्टेज लिख लो। इसकी लाइफ को प्रभावित करने वाले तथ्य, लाइफ को, उम्र को प्रभावित करने वाले तथ्य, करने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है वोल्टेज, आता है हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। कभी वोल्टेज कम मिल गया, कभी ज्यादा मिल गया, ये क्या करेंगे, इसकी उम्र को घटा देंगे, इसको लाइफ को प्रभावित करते हैं। स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने से लाइफ प्रभावित होती है। जैसे 1-2 मिनट चलाया, 1 मिनट चलाया, तो लिख लो दूसरा तथ्य, स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने से, स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने से, ऑन व ऑफ करने से इसकी लाइफ प्रभावित होती है, करने से इसकी लाइफ प्रभावित होती है। उम्र, इसकी आयु की लाइफ घट जाती है इसकी। अच्छा, एक इसकी औसत आयु मैंने आपको बताया कि 7,500 घंटे, 5,000 से 10,000 घंटे है। 7,500 कब घंटे कब मानते हैं, एक स्विच के ऑपरेशन में 3 घंटे लगातार चले। जैसे आपने इस स्विच को दबाया और 3 घंटे ट्यूबलाइट चल गई, तो इस प्रकार ट्यूबलाइट चलेगी तो 7,500 घंटा मानेंगे। बार बार स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो 5,000 घंटे तक आ सकती है,
बार बार स्विच ऑफ करने से 4000 घंटे भी आ सकती है, 5000 घंटे भी आ सकती है। ठीक, समझ गए? 4000 घंटे भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने 5000 घंटे बताई है। एक पूछा था कि ये औसत आयु कब मानते हैं? एक स्विच के ऑपरेशन से यदि ट्यूबलाइट 3 घंटे चलती है तो 7500 घंटे मानेंगे। यदि इससे कम चलती है तो 7.5 से 6000 घंटे भी आ सकती है, 5000 घंटे भी आ सकती है, 4000 घंटे भी आ सकती है। ठीक है ना? तो 4 ये तो होगी बात इसकी लाइफ की कि एक स्विच का ऑपरेशन 3000 घंटे चले। अब देखेंगे बात इसकी कि ट्यूबलाइट को कब बदल देना चाहिए, ट्यूबलाइट को कब बदल देना चाहिए या इसकी आउटपुट कब घटती है। ये पूछा है कि ट्यूबलाइट की आउटपुट कब कितनी घटती है। तो लिख लो ट्यूब 4000 घंटे, 4000 कार्य घंटे, ट्यूब 4000 कार्य घंटे से, लिख लो 4000 से 5000 कार्य घंटे प्रचालित होने के बाद बदल देना चाहिए। 4000 से 5000 कार्य घंटे प्रचालित होने के बाद बदल देना चाहिए। पूछा जाए कि इसकी लाइफ मतलब कि इसकी आउटपुट कब घटती है। ट्यूब के लिख लो एक बात और पूछ जाएगी आपसे कि 4000 घंटे के बाद इसकी आउटपुट घटेगी कि बढ़ेगी। 4000 घंटे चलने के बाद इसकी जो आउटपुट लाइट है, आउटपुट जो आपको आउटपुट क्या मिलती है, लाइट मिलती है, आउटपुट लाइट 15 से 20% घट जाती है। काफ़ी बार पूछा जाएगा कि ट्यूब के 4000 घंटे के बाद इसके आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 से 20% इसकी आउटपुट घट जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में पढ़ा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है वो लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।